हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि माइक्रोबायोलॉजी में जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था वो था बैक्टीरियोफेज, या जिसे हिंदी में हम जीवाणुभोजी के नाम से जानते हैं। जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब फेज यानी वायरस जो है वो बैक्टीरिया सेल के ऊपर पैरासाइटिक कंडीशन में प्रेजेंट होता है, यानी व्हेन फेज या वायरस इज प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरिया सेल इन द पैरासाइटिक कंडीशन, दैट रिलेशनशिप इज नोन एज द बैक्टीरियोफेज, यानी इसी संबंध को हम जीवाणुभोजी के नाम से जानते हैं। अब फेज जो है या फिर जो भोजी है जिसको वायरस बोल रहे हैं हम, ये क्यों बैक्टीरिया सेल के साथ में जुड़ रहा है, ये क्यों जीवाणु कोशिका के साथ में जुड़ रहा है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वायरस जो है वो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग के कहीं ना कहीं मीडिएटरी चेन होते हैं, यानी संयोजक कड़ी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वायरस कभी भी नॉन लिविंग मीडियम में या निर्जीव माध्यम में ग्रो नहीं कर सकते। अगर उन्हें ग्रोथ दिखानी है, अगर उन्हें वृद्धि प्रदर्शित करनी है, तो उन्हें किसी ना किसी सजीव शरीर के अंदर जो है वो प्रवेशित होना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यही पॉइंट बोल सकती हूँ कि बेसिकली मैं बात कर सकती हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि वायरस जो है वो पैरासाइटिक कंडीशन में प्रेजेंट है बैक्टीरियोफेज के ऊपर, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया सेल के मैकेनिज्म या फिर कार्यकी को काम में लेकर अपनी ग्रोथ जो है वो शो करना चाहता है। बैक्टीरियोफेज में मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो टाइप से होता है, एक को कहते हैं लाइटिक फेज या फिर जिसे हिंदी में हम लयनकारी प्रावस्था के नाम से जानते हैं, और दूसरी हमारी लयजनक प्रावस्था कहलाती है जिसे इंग्लिश में हम लाइसोजेनिक फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक हो जाती है लाइटिक फेज, दूसरी हो जाती है लाइसोजेनिक फेज। अब लाइटिक फेज में होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइटिक फेज और लाइसोजेनिक फेज का मेन डिफरेंस मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी लाइटिक फेज होती है, जो लाइटिक फेज होती है, इसमें जब फेज पार्टिकल जो है बैक्टीरिया के साथ में जुड़ जाता है, यानी जब वायरस जो है वो बैक्टीरिया या जीवाणु के साथ जुड़ जाता है, तो वो अपना मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लेता है, यानी वो अपनी संख्या तो बढ़ा ही लेता है, लेकिन एट लास्ट कहीं ना कहीं बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है, यानी जीवाणु कोशिका की मृत्यु हो जाती है। जबकि अगर मैं लाइसोजेनिक फेज की बात करती हूँ, जिसे लयजनक मैं बोल सकती हूँ, प्रावस्था भी कह सकते हैं, तो वो जो प्रावस्था लाइसोजेनिक फेज जो होती है, वहां पर कहीं ना कहीं जो हमारी बैक्टीरियल सेल है या होस्ट सेल है या परपोषी कोशिका है, उसकी मृत्यु जो है वो नहीं होती। लाइटिक फेज में इसका लास्ट में हमने डायग्राम जो है वो डिस्कस किया था, इसका फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था। होगा क्या कि सबसे पहले जो अटैच बैक्टीरियल सेल है उसके साथ में फेस पार्टिकल जो है वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, यानी सबसे पहले जो वायरस होता है वो जीवाणु कोशिका के साथ में जुड़ जाता है। फिर जो वायरस का या जो बैक्टीरियोफेज का नेक पार्ट होता है, ग्रीवा भाग होता है, उसके नीचे ही नीचे टेल प्लेट होती है या फिर पुच्छ मैं बोल सकती हूँ प्लेट होती है। उस पुच्छ प्लेट से 6 पुच्छ तंतु निकलते हैं, यानी टेल जो प्लेट होती है उससे 6 टेल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो टेल पार्ट होता है ये एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसे हम लाइसोजाइम के नाम से जानते हैं, लाइसोजाइम का सिक्रेशन करता है। लाइसोजाइम एंजाइम वो एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया सेल को डिग्रेड कर देता है, यानी एक छोटा छेद वहां पर बना देता है। हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे कि जैसे ही जो पुच्छ भाग होता है बैक्टीरियोफेज का, वो लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रेशन करता है, स्त्रवण करता है, तो जो बैक्टीरिया सेल होती है उसके ऊपर एक छोटा छिद्र बन जाता है, सूक्ष्म छिद्र बन जाता है, और ये वो सूक्ष्म छिद्र होता है जहां से बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या करेगा, प्रवेशित करवाएगा, यानी इंसर्ट करवाएगा। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, जिसमें पहला जो पॉइंट हमने देखा था उसको अधिशोषण कहते हैं, एड्जॉर्प्शन कहते हैं। सेकंड में हमने पेनिट्रेशन देख लिया था जिसे हम भेदन के नाम से जानते हैं। भेदन में वही होगा कि जो फेज का बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होगा वो बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाएगा। अब आगे क्या होगा तो लिखेंगे जीवाणु कोशिका के अंदर, अगला स्टेप लिखेंगे जीवाणु कोशिका के अंदर, जीवाणु कोशिका के अंदर, जीवाणु कोशिका में या परपोषी भी बोल सकते हैं, परपोषी में जीवाणु भोजी के डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए का प्रतिकृतिकरण तथा प्रोटीन संश्लेषण तथा प्रोटीन सिंथेसिस या संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन एंड
DNA replication and protein synthesis of bacteriophage DNA, protein synthesis of bacteriophage DNA, protein synthesis of bacteriophage DNA, bacteriophage DNA inside the bacterial cell, inside the bacterial cell, inside the bacterial cell, inside the bacterial cell, inside the bacterial cell. इसमें लिखेंगे जैसे ही जीवाणु भोजी का न्यूक्लिक अम्ल, जैसे ही जीवाणु भोजी का न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु कोशिका में प्रवेशित हो जाता है, न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु कोशिका में प्रवेशित हो जाता है, जीवाणु कोशिका में प्रवेशित हो जाता है, तो यह जीवाणु कोशिका के या परपोषी कोशिका भी बोल सकते हैं क्योंकि जीवाणु उसका होस्ट होता है, तो यह परपोषी ऑब्लिक करके जीवाणु कोशिका के डीएनए प्रतिकृतिकरण तथा प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है, प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है, प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है। मतलब जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएगा तो उसको कंट्रोल कर लेता है, उसके डीएनए रेप्लिकेशन और उसके प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को वहीं पर इनहिबिट कर देता है या रोक देता है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे when nucleic acid of bacteriophage get enter inside the bacterial cell, ऑब्लिक करके होस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल ऑब्लिक करके होस्ट सेल, इट इनहिबिट मतलब स्टॉप कर देना, तो इट इनहिबिट द डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, ऑब्लिक करके होस्ट सेल, सिंपल कहने का मतलब ये है जैसे ही फेज ने अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर डाला, जैसे ही भोजी ने अपना डीएनए जीवाणु कोशिका के अंदर डाला, तो उसकी जो मैकेनिज्म है उसको तो रोक दिया जाता है, यानी उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे, प्रोटीन संश्लेषण को रोक देंगे, उसका जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था उसको रोक देंगे, और ये जो फेज होता है ये खुद अपना डीएनए का रेप्लिकेशन करवाने लगता है और अपने प्रोटीन का क्या करवाने लगता है, सिंथेसिस करवाने लगता है। तो लिखेंगे तथा इसके साथ ही तथा इसके साथ ही बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए तथा
प्रोटीन का निर्माण प्रारंभ कर देता है। निर्माण प्रारंभ कर देता है। निर्माण प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे beside this replication of DNA and protein synthesis replication of DNA and protein synthesis of bacteriophage replication of DNA and protein synthesis of bacteriophage get start मतलब अपने डीएनए का और अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो क्या करता है, स्टार्ट जो है वो कर देता है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जीवाणुभोजी में एक न्यूक्लियस एंजाइम जीवाणुभोजी में एक न्यूक्लियस एंजाइम उपस्थित होता है। न्यूक्लियस एंजाइम उपस्थित होता है जो उपस्थित होता है जो जीवाणु कोशिका के डीएनए के साइटोसिन नाइट्रोजन क्षारकों को काट देता है। मतलब न्यूक्लियस एंजाइम होता है, न्यूक्लियस का काम ही ये होता है डीएनए को काटना। न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है जैसे एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, इनका काम ही होता है डीएनए को कट करना। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है इसके पास में एक ऐसा न्यूक्लियस एंजाइम होता है जो हमारा बैक्टीरियल जो डीएनए है उसके साइटोसिन को क्या कर देता है, कट कर देता है ना, कट कर देता है या उसका डिग्रेडेशन कर देता है। अब सारे साइटोसिन अगर हटा देगा तो कहीं ना कहीं डीएनए जो है वो भी टूट जाएगा बैक्टीरियल सेल का। तो लिखेंगे बैक्टीरियोफेज हैव अ nuclease enzyme bacteriophage have a nuclease enzyme which degrade the all cytosine nitrogen bases from the DNA of bacterial cell ठीक है, चलिए और अगर इतना कंट्रोल कर ही लिया तो अब होगा क्या, जिसके पश्चात भाई उसका खुद का डीएनए तो कंट्रोल में रहा नहीं है ना, उसको तो काट के तोड़ दिया गया है। तो अब इसके बाद क्या होगा, तो जिसके पश्चात जीवाणु कोशिका बैक्टीरियोफेज के नियंत्रण में रहकर
फेज के नियंत्रण में रहकर, बैक्टीरियोफेज के नियंत्रण में रहकर, नियंत्रण में रहकर उसके डीएनए, उसके डीएनए मतलब बैक्टीरियोफेज के डीएनए व प्रोटीन का, उसके डीएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करती है, संश्लेषण करती है, संश्लेषण करती है। अब उसका डीएनए डैमेज कर दिया, बैक्टीरियोफेज ने जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल का डीएनए डैमेज कर दिया, तो अब बैक्टीरियल सेल पूरी कंट्रोल्ड हो जाती है बैक्टीरियोफेज के थ्रू, और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को कंट्रोल करके अपना डीएनए और प्रोटीन से सिंथेसिस करवाता है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस bacterial cell come under in control of, bacterial cell come under in the control of bacteriophage, come under in the control of bacteriophage and synthesize DNA and protein of, and synthesize DNA and protein of bacteriophage, protein of bacteriophage। और यहीं पर ये प्रोसेस होती है पूरी। अब वायरस ने या फेज ने, बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए भी बनवा लिया, अपने बॉडी के लिए जो उसको प्रोटीन चाहिए वो भी बनवा लिए, तो अब बैक्टीरियल सेल के अंदर ही जो हमारा न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरियोफेज का जो कंपोजिशन है, यानी वायरस का संगठन है, वो भी, उसकी भी असेंबलिंग होगी और साथ में उसका मैचुरेशन भी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे नवनिर्मित बैक्टीरियोफेज, नवनिर्मित जीवाणुभोजी घटकों का, नवनिर्मित जीवाणुभोजी घटकों का संगठन, संगठन तथा परिपक्वन, संगठन तथा परिपक्वन, संगठन तथा परिपक्वन, परिपक्वन। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे assembling and maturation of, assembling and maturation of components of virus, components of virus, components of वायरस। प्रोटीन बन चुका है, डीएनए बन चुका है, अब उसकी असेंबलिंग होगी, यानी उसके असेंबलिंग होगी, और फिर उसके बाद में बैक्टीरियोफेज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। हेडिंग डाल देंगे हेडिंग डाल देंगे असेंबलिंग एंड मैचुरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वायरस, कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। ठीक है, लिखेंगे इस चरण में पूर्व में संकलित, इस चरण में पूर्व में संकलित डीएनए तथा प्रोटीन के जुड़ने से लगभग, जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जुड़ेगा
तो इनके जुड़ने से लगभग 50 से 100 भोजी कणों का या फेस पार्टिकल लिख देती हूं मैं, भोजी कणों का निर्माण होता है। भोजी कणों का निर्माण होता है। मतलब डीएनए और प्रोटीन आपस में जुड़ेंगे तो फिर न्यूक्लियोप्रोटीन बनेगा, और न्यूक्लियोप्रोटीन को ही आप लोगों को पता है, न्यूक्लियोप्रोटीन को ही हम कहीं ना कहीं फेस कहते हैं, क्योंकि फेस के अंदर या वायरस के अंदर दो ही कंपोनेंट थे, एक उसका डीएनए था और एक उसका प्रोटीन था। तो प्रोटीन भी बन गया और साथ में डीएनए भी बन गया, दोनों की असेंबलिंग करवानी है। दोनों का असेंबलिंग मतलब दोनों का संकलन करवाना है, और जैसे दोनों का असेंबलिंग होगी यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आपस में जुड़ेंगे तो उनकी असेंबलिंग होने से लगभग 50 to 100 मैं बोल सकती हूँ वायरस पार्टिकल या फिर भोजी कणों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इन दिस स्टेप assembling of in this step assembling of nucleic acid and protein occur. Assembling of nucleic acid and protein occur, due to which about 50 to 100 particles of phases are produced. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संरचनात्मक प्रोटीन यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीनों के संयोजन से, संरचनात्मक मतलब जो फेस की संरचना बनाएंगे, तो संरचनात्मक प्रोटीनों या इंग्लिश में स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो संरचनात्मक प्रोटीनों के संयोजन से भोजी का सिर यानी हेड पार्ट, ग्रीवा यानी नेक पार्ट, तथा पुच्छ भाग या इंग्लिश में टेल पार्ट निर्मित होता है, क्योंकि ये सारी चीजें हेड पार्ट, टेल पार्ट एंड जो नेक पार्ट है ये प्रोटीन से ही बना होता है। तो प्रोटीन की असेंबलिंग होगी स्ट्रक्चरल प्रोटीन की, तो वहां पर हेड, नेक और टेल पार्ट बन जाएगा किसका, बैक्टीरियोफेज का। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स structural protein, head, neck and tail part of bacteriophage, head, neck and tail part of bacteriophage is formed. ठीक है, is formed अलग अलग बने अभी ये। ठीक है, लिखेंगे सिर भाग के निर्माण के पश्चात मतलब हेड पार्ट बन जाएगा तो उसके बाद में उसमें डीएनए या न्यूक्लिक एसिड की असेंबलिंग होगी।
तो सिर भाग के निर्माण के पश्चात उसमें न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल ऑब्लिक करके डीएनए का समायोजन होता है, समायोजन होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हेड पार्ट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हेड पार्ट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हेड पार्ट, after the formation of head part, न्यूक्लिक एसिड ऑब्लिक करके डीएनए, न्यूक्लिक एसिड ऑब्लिक करके डीएनए गेट असेंबल्ड, न्यूक्लिक एसिड ऑब्लिक करके डीएनए गेट असेंबल्ड inside it, get assembled inside it, get assembled inside it, get assembled inside it। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जैसे हेड पार्ट बनेगा तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो मूव कर जाएगा या उसके अंदर जो है वो प्रवेशित कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके पश्चात, इसके पश्चात या अंत में, इसके पश्चात लिख लेंगे या अंत में लिख लेंगे, तो अंत में सिर भाग से ग्रीवा, पुच्छ व पुच्छ तंतु जुड़ जाते हैं, पुच्छ तंतु जुड़ जाते हैं, जिससे नए जीवाणु भोजियों का निर्माण होता है, जिससे नए जीवाणु भोजियों का निर्माण होता है, जिससे नए जीवाणु भोजियों का निर्माण होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे एट लास्ट नेक कोमा लगा के टेल, एट लास्ट नेक कोमा लगा के टेल कोमा लगा के टेल, नेक कोमा लगा के टेल, कोमा लगा के टेल फाइबर, कोमा लगा के टेल फाइबर get attached to, tail fiber get attached to, tail fiber get attached to, get attached to, get attached to head part, get attached to head part, by which matured, by which matured bacteriophage, by which matured bacteriophage are formed, matured bacteriophage are formed, मतलब हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे परिपक्व, परिपक्व जीवाणु भोजी या मैच्योर बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है? मैच्योर बैक्टीरियोफेज या परिपक्व जीवाणु भोजी वो भोजी होगा जिसकी सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या सारे संरचनात्मक घटक आपस में जुड़ जाएंगे। हेड पार्ट होगा, उसके अंदर डीएनए होगा, उसका न्यूक्लिक एसिड होगा, फिर उसके नीचे नेक पार्ट जुड़ जाएगा, फिर टेल पार्ट जुड़ेगा, टेल पार्ट से टेल फाइबर जो है वो जुड़ जाएंगे, तो पूरी असेंबलिंग हो जाएगी, कंप्लीट असेंबलिंग हो जाएगी। तो इसी को हम मैच्योर बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, इसी को हम मैच्योर बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा कि प्रॉपरली यहाँ पर हमने बैक्टीरियोफेज बना दिए।
अब करना क्या है लास्ट स्टेप में कि जब हमारे बैक्टीरियोफेज बन चुके हैं, जब आपके जीवाणु भोजियों का निर्माण हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज हो चुका है, तो अब बैक्टीरियल सेल को डिग्रेड किया जाएगा, यानी जो जीवाणु कोशिका है उसको फाड़ दिया जाएगा, उसकी कोशिका भित्ति को फाड़ दिया जाएगा पूरी तरीके से, और सारे के सारे बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। सारे के सारे बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो लिखेंगे लिखेंगे जीवाणु कोशिका, लास्ट स्टेप है ये लाइटिक फेज का, तो लिखेंगे जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका, या इसी को पोषी भी कहेंगे, जीवाणु कोशिका या परपोषी भी बोल सकते हैं। परपोषी से परिपक्व जीवाणु भोजियों का, परिपक्व जीवाणु भोजियों का विमुक्तन, जीवाणु भोजियों का विमुक्तन मतलब फ्री होना। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे रिलीज ऑफ मैच्योर बैक्टीरियोफेज, रिलीज ऑफ मैच्योर बैक्टीरियोफेज from the host ऑब्लिक करके बैक्टीरियल सेल, फ्रॉम द होस्ट या फिर बैक्टीरियल सेल। लास्ट में होगा क्या, सारे के सारे जो हमारे बैक्टीरियोफेज हैं, सारे के सारे बैक्टीरियोफेज जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, किससे, हमारे बैक्टीरियल सेल से फ्री हो जाएंगे, है ना। लिखेंगे नवनिर्मित जीवाणु भोजी एक विशिष्ट एंजाइम नवनिर्मित जीवाणु भोजी एक विशिष्ट एंजाइम, नाम है लाइटिक एंजाइम। इंग्लिश में भी सेम रहेगा, लाइटिक एंजाइम का स्त्रवण करते हैं, लाइटिक एंजाइम का स्त्रवण करते हैं, जिससे जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति या फिर इंग्लिश में सेल वॉल कोमा लगा के कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली भी लिख देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, झिल्ली इंग्लिश में सेल ऑब्लिक करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑब्लिक करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपघटन हो जाता है, और सारे जो बैक्टीरियल, मैं बोल सकती हूँ जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियल सेल से कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है बैक्टीरिया की, जीवाणु की जो सबसे बाहरी परत होती है जिसमें सेल वॉल आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा, जब वो ही टूट जाएगी तो अब बैक्टीरियोफेज अंदर नहीं रहेंगे, वो बैक्टीरियल सेल से या होस्ट सेल से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो लिखेंगे न्यू प्रोजेनी ऑफ
न्यू प्रोजेनी ऑफ bacteriophage secrete the new progeny of bacteriophage secrete the specific enzyme known as lytic enzyme which degrade the cell wall, कोमा लगा के सेल मेम्ब्रेन, कोमा लगा के सेल मेम्ब्रेन, कोमा लगा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जिसके कारण सभी जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिका मतलब होस्ट सेल, जीवाणु कोशिका से बाहर आ जाते हैं, जीवाणु कोशिका से बाहर आ जाते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ड्यू टू विच all bacteriophage came outside from host cell and bacterial cell become dead, and bacterial cell या host cell become dead, and bacterial cell ऑब्लिक करके host cell become dead। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे and bacterial cell और become, हिंदी वाले लिखेंगे तथा जीवाणु ऑब्लिक करके परपोषी की मृत्यु हो जाती है, जीवाणु ऑब्लिक करके परपोषी कोशिका की मृत्यु हो जाती है, जीवाणु कोशिका मर गई। क्योंकि यहाँ पर इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजाइम बन रहा है जिससे बैक्टीरियल सेल को एक्चुअली में जो है फाड़ दिया गया, मार दिया गया, बस्ट कर दिया गया, जीवाणु कोशिका की बस्टिंग हो गई। तो वो एंजाइम जो है वो लाइटिक एंजाइम है, लाइटिक एंजाइम हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेगा। इसी वजह से इस फेज को या इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को, इस प्रकार के गुणन को लाइटिक फेज के नाम से जानते हैं, जिसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के प्रॉपर मैकेनिज्म को काम में लेकर अपने न्यू पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करता है एंड एट लास्ट बैक्टीरियल सेल को बस्ट करके सारे के सारे फेज पार्टिकल या बैक्टीरियोफेज जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारा लाइटिक फेज होता है, हिंदी में लयनकारी कह दिया, सिंपल बात है लयनकारी में कि जीवाणु भोजी ने जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश किया, उसकी कार्यके को काम में लिया, अपने नए कणों का निर्माण किया, नए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन किया, और जब लास्ट में जो नए बैक्टीरियोफेज है उनको बाहर निकलना था जीवाणु कोशिका से, तो लाइटिक एंजाइम का स्त्रावण करके उन्होंने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को फाड़ा और सारे के सारे बैक्टीरियोफेज निकल गए बाहर। तो यहाँ पर ये हमारी लाइटिक फेज जो है वो होती है पूरी। नेक्स्ट फेज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है लाइसोजेनिक फेज, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।